हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विशिष्टा एकेडमी। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था ओम्स लॉ। हमने क्या कहा था? ओम्स लॉ क्या होता है? V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। फिर हमने प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को चेंज करने के लिए इक्वल टू में हमने एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाया था, दैट इज़ R, दैट इज़ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आज हम इसी रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। रेजिस्टेंस Resistance is the property of a conductor to resist the flow of charges through it। यानी कि रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी है जो उस पे से फ्लो होने वाले चार्ज को रेसिस्ट करता है, यानी कि उसे रोकता है। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट होती है ओम, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है इस सिंबल से। ठीक, इस तरीके का सिंबल होता है, इसे हम बोलते हैं ओम। ठीक, क्लियर? तो रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है कंडक्टर की जो चार्जेस के फ्लो को, जो कंडक्टर में से चार्जेस फ्लो होते हैं, उनको रेसिस्ट करता है। अब हमने कहा है कि कोई भी, जब हमारे पास क्वांटिटी होती है, कोई भी हमारे पास फिजिकल टर्म होता है, उसकी एसआई यूनिट होती है, तो उसे भी डिफाइन करने को आता है। तो यहाँ पर को हम किसे डिफाइन करेंगे? 1 ओम को। तो क्या हुआ देखिए, अब हमारे पास क्या होता है? ओम्स लॉ का फॉर्मूला V इक्वल्स टू आई आर। अब हम यहाँ से R अगर निकालते हैं तो R इक्वल्स टू V अपॉन आई। अब देखिए सीधे सीधे क्लियर है। हमने क्या कहा था? जब भी हमें 1 को डिफाइन करना होता है तो जो भी उस फॉर्मूले में यूनिट्स आती हैं, जो भी हमारे पास मेजरमेंट आते हैं या फिजिकल प्रॉपर्टीज क्वांटिटीज आती हैं, उनको हम क्या कर देते हैं? 1 लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर को हम क्या करेंगे? 1 वोल्ट हो जाएगा, 1 करंट हो जाएगी। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास कि 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पीयर। यानी कि इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर के दो एंड में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट होगा, और उसमें से जो बहने वाली करंट है, द करंट थ्रू इट इज 1 एम्पीयर, देन द रेजिस्टेंस आर ऑफ अ कंडक्टर इज 1 ओम। यानी कि एक कंडक्टर के दो एंड्स के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है और उसके थ्रू फ्लो होने वाली करंट 1 एम्पेयर है, तो रेजिस्टेंस के उस कंडक्टर का क्या हो जाएगा? 1 ओम हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब यहीं पे यहाँ पर को देखिए ऐसे लिखा हुआ है 1 ओम इक्वल्स टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पेयर। क्यों? क्योंकि ओम्स लॉ में हमारे पास कहा गया था I इक्वल्स टू V अपॉन आर। क्लियर हो गया? वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा गया है? इट मीन्स दैट द करंट थ्रू अ रजिस्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस। कहने का मतलब ये है, जब हमने कहा था R इक्वल्स टू V अपॉन आई, इसका मतलब ये हो गया कि करंट जो है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। कहने का मतलब है अगर हमारी करंट इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर हमारी करंट डिक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, जैसे यहाँ पर कोई एग्जांपल भी दिया है, द रेजिस्टेंस इज डबल्ड द करंट गेट्स हाफ। यानी कि अगर रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा तो करंट क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। जैसे देखिए हमारे पास, अगर मैं यहाँ पर कोई एग्जांपल लूँ तो इस तरीके से हो जाएगा, R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई। हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। ठीक, अब रेजिस्टेंस को डबल करना है, यानी ये ट्वाइस हो गया, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा? ट्वाइस हो जाएगा। और अगर मैं इसको देखूंगी तो ये किस तरीके का हो जाएगा? V अपॉन आई अपॉन 2। यानी कि जो हमारी करंट है वो क्या हो गई? हाफ हो गई पहले के कंपैरिजन में। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से जो रेजिस्टेंस है अगर वो डबल होगा तो करंट क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। क्लियर हो गया? अब आगे आता हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस दैट इज चेंजेस, यानी कि जो टाइम के साथ क्या होगा? अकॉर्डिंग टू दी वोल्टेज सोर्स के अकॉर्डिंग, वोल्टेज सोर्स के अकॉर्डिंग जो चेंज होगा उसे हम बोलेंगे वेरिएबल रेजिस्टेंस। अ कंपोनेंट विच इज यूज्ड टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड द वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक, वोल्टेज सोर्स के बिना चेंज किए करंट को रेगुलेट करने के लिए जो हम लगाते हैं कंपोनेंट, दैट इज वेरिएबल रेजिस्टेंस। कहने का मतलब ये है, अगर एक सर्किट है, हमने वहां पर को 6 वोल्ट की बैटरी लगाई और हम नहीं चाहते कि इस 6 वोल्ट की बैटरी क्या हो, इसका वोल्टेज सोर्स चेंज हो, यानी कि 6 वोल्ट ही रहे, पर हम क्या करना चाहते हैं? उसमें फ्लो होने वाली करंट को चेंज करना चाहते हैं, तो हम एक कंपोनेंट लगा देते हैं, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, और जो डिवाइस इस वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए यूज की जाती है, यानी कि सर्किट में रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज, उस डिवाइस को हम बोलते हैं रियोस्टेट। यानी कि वोल्टेज को बिना चेंज करे करंट को रेगुलेट करना है सर्किट में, तो उसके लिए एक डिवाइस यूज की जाएगी जिसको हम बोलेंगे रियोस्टेट। ठीक है, क्या बोलेंगे? रियोस्टेट।
क्लियर। अब देखिए हम यहाँ पर कोई एक्टिविटी से समझते हैं। यहाँ पर को हमारे पास सर्किट डायग्राम है, क्लियर। अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक बार क्लियरली देख लीजिए। यहाँ पर को देखिए एमीटर लगा हुआ है, यहाँ पर को बैटरी लगी हुई है, एक क्लोज्ड की है और दो लिए, एक लिया है निक्रोम वायर, एक लिया है 10 वोल्ट बल्ब, वॉट का बल्ब लिया, ठीक है। 10 वॉट का बल्ब है और निक्रोम वायर है। अब क्या होता है इसमें आगे को देखते हैं। हम क्या करते हैं, देखिए हम एक एक करके कंपोनेंट को लगाते हैं, यानी कि एक बार हम निक्रोम के वायर को लगाएंगे और दूसरी बार हम बल्ब को लगाएंगे। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि दोनों टाइम में डिफरेंट, दोनों कंपोनेंट में दोनों टाइम में डिफरेंट डिफरेंट करंट की वैल्यू आती है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि कुछ कंपोनेंट्स जो होते हैं, या कुछ हम कहते हैं कि कुछ कंडक्टर्स या कुछ भी अप्लाइंसेस होते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं जो करंट के फ्लो को इजी पाथ प्रोवाइड करा देते हैं, यानी कि वो कहते हैं करंट से तू इजीली चले जा, ठीक। और कुछ तो होते हैं जो उस करंट के फ्लो को रेसिस्ट करते हैं, यानी कि रोकने की कोशिश करते हैं। और हमें ये पता है कि करंट किसके वजह से होती है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। किसी भी सर्किट में जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को, ठीक है, इन्हीं इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को रोकता है जब कोई भी कंपोनेंट, तो उसको कहते हैं, वो उसका कुछ रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है कि जिसके भी अंदर, जिस कंपोनेंट के अंदर, जिस भी अप्लायंस के अंदर जो हमारे एटम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, बाउंड करके रखते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक। तो वो क्या करते हैं, उसको अपोज करते हैं, अपोज करते हैं कि उनमें वो फ्लो ना हो। अब जब वो फ्लो नहीं होंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो नहीं होगी। तो यहाँ पर को लिखा हुआ है, देखिए, द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंस्टिट्यूट्स एन इलेक्ट्रिक करंट एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट कंप्लीटली फ्री टू मूव विद इन अ कंडक्टर। यानी कि इलेक्ट्रॉन का मोशन जो है इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हम ये देखते हैं कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं किसी भी कंडक्टर में फ्री मूव नहीं होते, यानी कि फ्री टू मूव नहीं होगी, यानी कि उनको फ्रीली वो अवेलेबल नहीं होते मूव कराने, ठीक। दे आर रिस्ट्रेन्ड बाय द अट्रैक्शन ऑफ द एटम्स अमंग विच दे मूव। ये क्या किए जाते हैं, एटम्स के थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं जिनके अंदर ये मूव कर रहे होते हैं, ठीक। दस मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर इज रिटार्डेड बाय इट्स रेजिस्टेंस। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो उस कंडक्टर के थ्रू क्या किए जाते हैं, रेसिस्ट किए जाते हैं, उन्हें रोकने की कोशिश की जाती है कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को। अब हमने यहाँ पर क्या देखा, कुछ पॉइंट देखा हम है यहाँ पर को सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अ कंपोनेंट ऑफ अ गिवन साइज दैट ऑफर्स अ लो रेजिस्टेंस इज अ गुड कंडक्टर। यानी कि अगर मैं एक फिक्स्ड साइज ले लूँ, मैं कह दूँ एक गिवन साइज है और उस कंपोनेंट में हम देखेंगे अगर उसका लो रेजिस्टेंस है, इट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो ईजिली होने दे रहा है, इसका मतलब वो हो गया गुड कंडक्टर। क्योंकि वो अगर ईजिली इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने देगा तो इट मीन्स करंट भी ईजिली फ्लो होगी, इसका मतलब वो कैसे कंडक्टर हो गए, गुड कंडक्टर हो गए, ठीक है। एंड ऑफर्स अ हाई रेजिस्टेंस इज अ पुअर कंडक्टर। और दूसरे जो क्या करते हैं, रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकते हैं, हाईली रेजिस्ट करते हैं उन्हें, तो वो होते हैं पुअर कंडक्टर। क्यों? क्योंकि अलग इलेक्ट्रॉन्स अच्छे से फ्लो नहीं होंगे तो करंट भी फ्लो नहीं होगी, और जिनमें करंट इजीली फ्लो नहीं होती है उन्हें कैसे कंडक्टर कहते हैं, पुअर कंडक्टर, ठीक है। अ कंडक्टर हैविंग सम एप्रिशिएबल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड अ रजिस्टर। ऐसे कंडक्टर्स जिनके पास कुछ ना कुछ अपना रेजिस्टेंस होता है उन्हें हम बोलते हैं रजिस्टर। क्लियर हो गया, ठीक। तो यहाँ पर तक तो ये था रेजिस्टेंस के बारे में कि रेजिस्टेंस क्या होता है, किस तरीके से रेजिस्टेंस लगता है किसी भी कंपोनेंट में, क्यों लगता है, कौन किसको अपोज करता है, इसके बारे में हमने यहाँ पर को जान लिया था। और किस तरीके से रेजिस्टेंस जो है वो करंट पे डिपेंड करता है, या किस तरीके से रेजिस्टेंस और करंट एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, हमने सब कुछ जान लिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।